498A जो है इसमें जो है चेंजिंग लाना चाहिए। कंगना जी ने जो कहा ये उनकी मानसिकता है, वो बोली और मैं सहमत भी हूँ क्योंकि वो सही भी है। आपको लगता है कि कंगना रनौत हमेशा विवादित बयान देती है? हाँ बिल्कुल, उन्होंने जो है कहीं भी आप उठाकर देख लिए, अभी तक का हिस्ट्री जो कोई भी उठाकर देख लीजिए, हर मामला में वो विवादित ही बयान देती है। जो ये दहेज प्रथा जो चलता आ रहा है, आज भी पुरुष के तरफ से ही दहेज मांगा जाता है, महिलाएं दहेज नहीं मांगती। वो मेंटली, फिजिकली हर तरह से जो है वो शोषित होते गए और लास्ट में उन्हें कोई साथ नहीं दिया, तो फिर जो है उन्हें सुसाइड करना पड़ा। तो ये समझाना पड़ेगा कि हम महिलाएं बहुत ऊपर हैं, पुरुष का बराबरी करने की जरूरत ही नहीं है। नमस्कार, आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। अतुल सुभाष सुसाइड केस जो है सुर्खियों में है और ट्रेंड कर रहा है। आज हमने एक डिबेट बुलाया है और डिबेट में हमारे साथ जो मेहमान है उनका मैं परिचय कराऊंगा, लेकिन जो खबरें आ रही हैं, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा है इसमें। आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस पर अभी तक बहस चल रही है। निर्णय जब आएगा तो उस खबर को हम लेके आपके सामने आएंगे ही। कितनी सच्चाई है, क्या अतुल सुभाष दोषी या अनिकिता उनकी जो पत्नी है वो दोषी? मामले जो कागजात हमारे पास पहुंचे हैं वो भी हम 20-20 में आपको दिखाते रहेंगे कि जो व्हाट्सएप पे जो चैट है, फैमिली कोर्ट की जो जज थी उन्होंने किस तरीके से पैसे का डिमांड किया, कितना पैसा दे दो तो हम सेटलमेंट करा देंगे। उसने कहा कि ह्यूज अमाउंट है, 3 करोड़ रुपया। क्या क्या इन मुद्दों पे हुआ, उन चीज़ों की जो आंकड़े हैं, जो कागजात हैं, वो हम दिखाते रहेंगे आपको। लेकिन बहस में हमारे साथ दो मेहमान हैं। जनसुराज से हैं सरिता कुमारी और बीजेपी आईटी सेल की हैं प्रीति पाठक, और इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। जैसा कि कंगना रनौत के उस बयान को जरा सा हम पहले सुनवा देते हैं कि कंगना रनौत ने कहा है कि किसी एक महिला को लेके आप सारी महिलाओं को जज नहीं कर सकते हैं। 99% जो है वो पुरुषी शादियों के टूटने में दोषी होते हैं। लेकिन कंगना रनौत को मैं आंकड़ों के हिसाब से भी बता दूं कि करीब 2.5% जो मुकदमे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, देश की आबादी करीब 150 करोड़ है, और जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 2.5% तलाक के मुकदमे जो हैं वो महिलाओं ने ही दाखिल किया है। पुरुष जल्द से जल्द तलाक के लिए कोर्ट में नहीं जाते हैं, क्योंकि पुरुष जो हैं वो कहीं ना कहीं सहनशील भी होते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने इसी बात के लिए सख्त टिप्पणी की है महिलाओं के ऊपर कि 498A जो है दहेज उत्पीड़न की जो धारा है उसका महिलाएं सबसे ज्यादा गलत उपयोग कर रही हैं। तो आने वाले अगले आदेश तक इस पे रोक लगा दी जाए कि 498A के तहत अभी कोई मामले दर्ज नहीं हों। और ये सीधी बहस को मैं अपने सहयोगी आरती के पास लेके चलता हूं। आरती ही सवाल जवाब करेंगी महिलाओं से। आरती, हमारे साथ प्रीति जी मौजूद है। इनसे पहले क्वेश्चन जिन्हों कंगना रनौत जी ने जो कहा कि 99% ऐसे में पुरुष ही दोषी होते हैं, तो इस मामले में आपका क्या कुछ सोच आप रखें? सबसे पहले हमको ये समझना होगा जो हमारी सामाजिक व्यवस्था है, जो ये दहेज प्रथा जो चलता आ रहा है, आज भी पुरुष के तरफ से ही दहेज मांगा जाता है, महिलाएं दहेज नहीं मांगती हैं। उसके बाद ये जब घटना होती है उनके साथ क्या होता है, क्यों यहाँ तक बात पहुंचता है, इस पे विचार करने का चीज है। इसीलिए जब जैसे मनोज जी ने बोला कि पुरुष ही ज्यादा सहनशीलता होते हैं, तो अगर सहनशील होते हैं तो फिर वो दहेज के टाइम में थोड़ा सा उग्रता दिखा दे अपने अगर परिवार वालों को कि शादी हो रही है, एक सामाजिक व्यवस्था बन रहा है, हमको एक स्वस्थ समाज का निर्माण करना है, तो ये नौबत ही नहीं आएगी। तो इसीलिए पुरुष को ज्यादा दोषी इसलिए भी लोग मानते हैं क्योंकि दहेज की मांग तो उनके तरफ से ही होती है। वो पहली शादी भी करते हैं, दहेज में अगर किसी महिला की मृत्यु हो जाती है या कर दिया जाता है या उसे उस हद तक पहुंचा दिया जाता है जो अभी इस पुरुष के साथ हुआ, तो उसके बाद भी क्या होता है, वो दूसरी शादी में भी वो दहेज की मांग करता है। तो समाज को सुधरना पड़ेगा, समाज को सचेत रहना पड़ेगा, इसके बाद हमारी सामाजिक व्यवस्था बदल सकती है।
कंगना जी ने जो कहा ये उनकी मानसिकता है, वो बोली और मैं सहमत भी हूँ, क्योंकि वो सही भी है। और ज्यादातर मामले अगर आ रहे हैं, कंगना जी के बात से आप सहमत हैं? आपको लगता है कि 99% पुरुषों के कारण ही ऐसे उत्पन्न होते हैं विवाद? इसमें महिलाओं का कोई भी हाथ नहीं होता है, महिलाएं अच्छी होती है और पुरुष ही दहेज मांगते हैं। पुरुष, मैं मानती हूँ कि आप बोले कि दहेज मांगते हैं, ठीक है मांगते हैं, लेकिन अतुल सुभाष जी का केस जो आपको पता होगा अच्छी तरीके से, उसमें गलती कहीं ना कहीं उनकी वाइफ की है। इस पे क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? किसी व्यक्ति विशेष की यह समस्या नहीं है। आज ये उजागर हुआ है, यह एक मामला उजागर हुआ है हमारे समाज में, लेकिन यह किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है। ये एक सामाजिक जो भी चल रहा है, ये अभिशाप है। क्योंकि एक समाज का, स्वस्थ समाज का निर्माण करने का होता है। शादी ब्याह में आप देखते होंगे कि परिवारों से संबंधी बनते हैं हम, दो परिवार मिलके, तो ये एक किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है। और कंगना रनावत से सहमत होने का मतलब ये नहीं है कि मैं पुरुष समाज को दोषी मान रही हूँ या महिला की। किसी भी ताली दोनों हाथ से बजता है। तो ये वही मैं कहना चाह रही थी कि सचेत रहना पड़ेगा, थोड़ा सामाजिक सोच को बदलना पड़ेगा। किसको सचेत रहना पड़ेगा, पुरुषों को या महिलाओं को सचेत रहना पड़ेगा? दोनों पक्षों को। जब साथ मिलके रथ का, जब दोनों पहिया अगर एक साथ चलेगा, एक दूसरे को जब समझेगा, तो फिर उसमें कोई परेशानी आएगी ही नहीं। और बहुत सारा शादी चल भी रहा है। यहाँ किसी एक की तो बात हम लोग नहीं कर रहे हैं, ज्यादातर मामलों की बात हो रही है। सरिता जी से जानने की कोशिश करेंगे, क्या कुछ इन मामलों पे आप कहना चाह रही हैं? देखिए, जहाँ तक कंगना जी की बात है, आप बोल रहे हैं कि ज्यादातर मैरिजों में जो है महिला, आपको लगता है कि कंगना रनावत हमेशा विवादित बयान देती है? हाँ बिल्कुल, उन्होंने जो है कहीं भी आप उठाकर देख लिए, अभी तक का हिस्ट्री जो कोई भी उठाकर देख लीजिए, हर मामला में वो विवादित ही बयान देती हैं। देखिए, यहाँ पर जो है हम लोग को पीड़ित को सुनना पड़ेगा। और हमारा समाज जो है, अभी जो न्याय बनता है, कोई भी कानून बनता है, वो न्याय दिलाने के लिए बनता है, ना कि स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों का क्या है, इसमें इक्वल भागीदारी है। हाँ, तो यहाँ पर आज क्या हुआ है, आज जो ये घटना हुआ है अतुल सुभाष जी का, ये जाहिर कर रहा है कि यहाँ जो है उनको प्रताड़ित किया गया है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि हम महिला होने के नाते बोलेंगे कि हाँ ये महिला में कोई गलती नहीं है, बिल्कुल गलती है। और आजकल जो है लोग जो है, जो सिस्टम चल रहा है, किस आधार पर चल रहा है? इस आधार पर चल रहा है कि लोग जो है सोचते हैं क्या, कि जैसे कोई कानून बन गया तो वो कानून जो है उसका प्रयोग लोग, महिलाएं जो है खासकर आजकल, या पुरुष भी हो, तो ये लोग क्या कर रहे हैं, उन कानून का उपयोग जो है अन्याय के कारोबार करने के लिए कर रहे हैं। आप तो देख ही रही हैं, आए दिन समाज में होते, जैसे इन अतुल जी के साथ हुआ है, ये क्या था, एक तरह का एक अन्याय का कारोबार ही चल रहा था, जो कि वो मेंटली, फिजिकली, हर तरह से जो है वो शोषित होते गए और लास्ट में उन्हें कोई साथ नहीं दिया, तो फिर जो है उन्हें सुसाइड करना पड़ा। बीच में सरिता जी को मैं रोकूंगा, मैं एक बात और भूल रहा था, बता दूं कि अतुल की जो शादी थी वो मैट्रिमोनियल साइट जो है शादी.com पे जाकर उन्होंने की थी, अपने से लड़की पसंद की थी, 4 साल का उनका बेटा है, और उन्होंने एक बंद लिफाफा, जिस लिफाफे को अभी नहीं खोला गया है उसमें क्या है, और उन्होंने उस पर लिखा है कि 2038 में वो लिफाफा खोला जाए। शायद वो अपने 4 साल के बेटे के लिए कुछ भविष्य निधि या कुछ ऐसा उन्होंने रखा होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है, उस बहस पे भी हम आएंगे कि मैट्रिमोनियल जो ये साइट हैं उस पे जाके जो लड़के या लड़कियां अपने लिए बर और दुल्हन की तलाश करते हैं, वो कितनी सच्चाई के साथ उनका डाटा उसमें फिट करती हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। कंटिन्यू। मैट्रिमोनियल साइट की बातें आ गई है और मैट्रिमोनियल शादी.com, मैट्रिमोनियल, इन चीजों पे आप लोग क्या राय रख रही हैं? क्या सही है क्या? हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। यहाँ ऐसी घटनाएं आ रही है कि मैट्रिमोनियल साइट पे जब आप किसी को ऑनलाइन पसंद करती है, ऑनलाइन देखती है, तो आप बोल रही है सही है। सही कैसे है ये? सही इसलिए है मैम कि चाहे वो अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज हो या कोई भी साइट के थ्रू लोग शादी कर रहे हैं, तो एट लास्ट क्या होता है, परिवार का जो भी होता है, परिवार अगर अग्री करता है या जिनसे शादी करना है उन अग्री करते हैं, क्योंकि उन दोनों लोगों ही साथ में रहना पड़ता है। आज जो है ये मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो ऑनलाइन शादी के झांसे में आए, इसलिए 2 साल के अंदर उनके साथ ऐसा कुछ हुआ। अगर वो किसी अपने फ्रेंड से या अगर वो किसी अपनी क्लासमेट से देख कर समझ कर शादी किए होते, तो क्या ये स्थिति उनके सामने अभी नहीं आई होती? क्या कुछ कहना चाहिए? ये मैम इसमें कोई गारंटी
नहीं है कि अगर वो अपने संबंधी से या किसी दोस्त से या किसी से शादी किए रहते तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं। आप मैट्रिमोनियल से शादी की हैं? जी नहीं मैम, मैं तो मेरा तो अरेंज। आप कैसे सलाह दे सकती हैं कि मैट्रिमोनियल से लोग शादी करें? क्यों नहीं करे? एक जो है हमारे यहाँ रोजगार का साधन है, तो दूसरा आप क्यों नहीं कर लिए मैडम? आप कर लेते अगर ना। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बन रही है तभी तो शादी हो रही है ना। अगर उन दोनों के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छी थी तब तो शादी किए। तो एक आंकड़े आपको और बता दूं, मैट्रिमोनियल जो साइटें हैं उसमें जब हमने उसको खंगाला है, वो भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, जब खंगाला हमने अंदर तक जाके, तो 4% भी जो शादियां हुई हैं वो दुल्हा और दुल्हन माने लड़के और लड़कियों ने जो अपना बायोडाटा उसमें डाला था वो 98% झूठ का पुलिंदा निकला है। जी हां, और इसके साथ ही मैं आपको एक और बता दूं, पटना के प्रिंट मीडिया में हर रविवार को ग्रूम और ब्राइड का जो है एक विज्ञापन छपता है, उसको भी मैंने खंगाला, उसके भी कितने बहुत से नंबरों पे जाके हमने कॉल किया, वो भी 90% से ज्यादा झूठा पाया। क्या कुछ कहना चाहेंगी? पहले तो मैं आपसे एक ही क्वेश्चन करूँ कि आप लोगों ने, आपकी शादी हो गई है, मैरिज हो गई है, क्या मैट्रिमोनियल या शादी.com से आपने शादी किया? विवाह नहीं, मैंने वैसे नहीं किया है, लेकिन अभी जो व्यवस्था चल रही है, और उन्होंने सही कहा कि एक रोजगार का माध्यम है, हमारे विज्ञापन आते हैं अखबार में भी, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने बच्चों के जीवन के बारे में सोच रहे हैं तो उसका जांच पड़ताल मैं करूं, या अपने जीवन के बारे में अगर सोचना है तो जांच पड़ताल होना चाहिए। ठीक है, कोई भी माध्यम हो सकता है, ऐसे कोई लड़का लड़की आपस में नहीं टकराते हैं। हमारे यहाँ भी अगुआ बोला जाता है जो शादी करवाते हैं, तो परिवार में भी लड़की अगर किसी की पसंद है तो लोग किसी के माध्यम से बात ले जाते हैं, तो वो एक अलग विषय है। लेकिन हम चूकते कहाँ हैं, ये नौबत क्यों आती है? विचार तो यहाँ होना चाहिए, क्योंकि जब हम जांच पड़ताल नहीं करते हैं, जब हम खोजबीन नहीं करते कैसा परिवार है, ठीक है वो झूठ ही लिखा हुआ है तो झूठ का पर्दाफाश हम करेंगे ना, उसको सच मानने की गलती हम करते हैं तो उसका खामियाजा हमको भुगतना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ सबसे बड़ी गलती क्या है, अगर आप शादी किए और जांच पड़ताल नहीं किए तो आज उसका ही नतीजा नजर आ रहा है। आज क्या होता है, लड़का लड़की की शादी होती है और संबंधी जो पहले बनते थे परिवारों का होता था, सास है ससुर परिवार सारे। अब तो यहाँ शादी में नाचने गाने के लिए भी हम पैसे से बुला लेते हैं रिश्तेदारों को। बुआ कहाँ गई, मामा जी कहाँ गए, किसी का कुछ पता नहीं है, बिना चाची के शादी हो जाता है। तो ये जब व्यवस्था हम खुद अगर ऐसा कर रहे हैं तो फिर उसका नतीजा ऐसा ही होगा। पहले जब पति पत्नी में होता था कोर्ट तक मामला नहीं जाता था, सामाजिक व्यवस्था बनती थी, लोग बैठते थे, समझाते थे। मैं भी काउंसलिंग, आपने एक बात बोला, मैं भी काउंसलिंग करती हूँ आज, और बहुत सारे मामले जो हैं, एक महिला होने के नाते मैं आपको बता दूं कि महिलाओं की ज्यादा गलती होती है, क्योंकि महिला जब शादी करके आती है तो वो दो परिवारों को जोड़ती है और उसके बाद उसको थोड़ा सा सहनशीलता होना चाहिए। हम तो पुरुषों से बहुत ऊपर हैं, हमारे में सहनशीलता होता है, त्याग होता है, समर्पण होता है, प्रेम होता है, तो हम लोग तो बहुत ऊपर हैं। आज जो कुछ लोग भ्रमित कर रहे हैं कि पुरुषों का बराबरी कर लो, पुरुषों की बराबरी करने के लिए हमें नीचे आना पड़ेगा, ये सोचना चाहिए हर महिला को, हर लड़की को। आज वो पढ़ लिख के बाहर भी हवाई जहाज तक चला रही है, आज संसद में आप देखिए हमारी बहनें हैं। तो ये समझाना पड़ेगा कि हम महिलाएं बहुत ऊपर हैं, पुरुष का बराबरी करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें नीचे आना पड़ेगा। तो ये जो व्यवस्था जो बनी है, जो सोच बदला है कि आज लड़की थोड़ा सा पढ़ लेती है और उसके बाद वो खुद को कहां से कहां, माँ बाप भी बोलते हैं अरे लड़का से शादी करना है, परिवार से क्या मतलब है। लेकिन नहीं, हम एक समाज में रहते हैं, हमको परिवार से भी मतलब है, हमें समाज से भी मतलब है। आजकल लड़के लड़की की शादियां होती हैं, परिवारों के बीच के बंधन नहीं जुट रहे हैं, कितनी समझ? देखिए आज का जो सिनेरियो है, इसको हम लोग मद्देनजर रखते हुए कह सकते हैं कि देखिए रहना तो लड़का लड़की को ही है ना, साथ में रहना तो उन्हीं को है।
और अगर रहना है तो उन लोगों के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। मानते हैं कि माता-पिता जो भी फैमिली है, सबका साथ रहे, सबको टाइम-टाइम से पूछना चाहिए कि हाँ, सब कुछ सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। किसी एक को ही उस चीज़ को, उस पीड़ा को नहीं झेलना चाहिए, जो कि अतुल जी झेल रहे थे। उन्हें अपने परिवार से भी साझा करना चाहिए था हर सारी बातें, तब तो उसका कोई इसी निदान बात पे तो निकलता। मैंने कहा कि मैम, मर्द बड़े सहनशील होते हैं, बहुत सी बातों को अपने परिवार तक नहीं पहुंचाते हैं। चलो यार, जूझ रहे हैं, हम ही जूझ रहे हैं, छोड़ दो, जाने दो, क्या फर्क पड़ता है। हाँ, सही बोल रहे हैं सर, महिला भी इस चीज को झेलती है। बहुत सारी बातें जो है अंत तक हो जाता है, तभी उस चीज को अपने फैमिली में हर जगह शेयर करते हैं। ठीक है, महिलाएं भी और पुरुष भी। तो ये सब जो वर्गीकरण का बात है, जैसे कि महिला जो है, ये महिला के लिए ये न्याय बना, पुरुष के लिए ये न्याय बना, तो ठीक है, इस चीज को हम मानते हैं। ये कानून बना, जो भी कानून बना, ये महिला का अलग है, पुरुष का। महिलाओं ने उठाया। हाँ, उठाया सर, सही बात कर रहे हैं। ये 498 जो ए है, हाँ। इसका प्रयोग महिलाएं बहुत ज्यादा कर रही हैं। हमारी बेटी बहनों की शादी होती है तो परिवार वाले दहेज भी देते हैं, खुशी खुशी देते हैं। यहाँ तक कि जरूरत से ज्यादा, अपने हैसियत से ज्यादा, औकात से ज्यादा खर्चा करते हैं, सिर्फ दिखावे के लिए। वो लड़का लड़की के भविष्य के लिए नहीं सोचते हैं, और बाद में उसी लड़की को आगे करके, इसीलिए महिलाओं की संख्या ज्यादा है, क्योंकि एक महिला कभी नहीं चाहती है। और मैं बता दूं कि लड़की के पिता जब शादी करते हैं, जब कितने मुश्किल से शादी होती है लड़की की, कितने जगह देख के अच्छी अच्छी लड़की को नकारा जाता है, ये अच्छी नहीं है, पैसा पसंद नहीं आता है, परिवार पसंद नहीं आता, उसके बावजूद वो लड़की वहां जाके एडजस्ट करती है। लड़के सहनशील होते हैं, लेकिन महिलाएं जो होती हैं वो उनके ऊपर ज्यादा होती है, क्योंकि वो अपने पिता को दुखी नहीं करना चाहती है, क्योंकि वो जानती है कि किस कष्ट से उसके पिता वो शादी किए हैं, और वहां तक बात नहीं जाती, वो जितना हो पाता है वो अंदर रखती है। और जो व्यवस्था बनी है हमारी, ये बिल्कुल सही है। एक चुटकी सिंदूर लगवा के अगर कोई लड़की हक जताती है किसी भी लड़के के ऊपर, लड़के दोषी कहाँ होते हैं, वो उसको ये करने देते हैं। लड़के के भी परिवार है, माँ है, बहन है, पिता है, भाई है, वो अगर उनके लिए जीता है, वो काम करता है, तो पत्नी को कोई अधिकार नहीं है, कोई हक नहीं बनता है कि आप मना करें। आप अपने भाई के लिए कहती हैं, मैंने खुद देखा है 2-3 घरों में ऐसी बात हुई है कि मेरे भाई को देखो, मेरे माँ बाप को देखो। ठीक है, वो लड़का सास ससुर का भी देखेगा, साला को भी देखेगा, साली को भी, जिम्मेदारी का उसको एहसास है। और लड़के, यहाँ मैं बोलूंगी लड़के, सही बात है, क्योंकि होता क्या है कि लड़के को तो सामंजस्य बनाना है अपने परिवार में, और वो एक लड़की, अगर एक गलत लड़की सोच वाली घर में आ जाती है तो समझिए उस लड़के का घर बर्बाद। उसमें कितना मुश्किल होता है। और वो जब कानून का सहारा ले लेती है, क्योंकि थोड़ी ज्यादा पढ़ लिख गई है ना, उसको ज्यादा समझ में आता है, लेकिन उसका निष्कर्ष कुछ नहीं निकलता है। इसीलिए जब हम इस व्यवस्था में बने रहते हैं तो हमें थोड़ा सा समझदारी से काम लेना चाहिए, और कानून का दुरुपयोग करना ये उचित नहीं है। सरदा जी, एक सवाल आपसे। जी सर, आप मानती हैं कि इस आधुनिकता के युग में कहीं ना कहीं लड़कियों के परिवार का हस्तक्षेप बहुत ज्यादा बढ़ गया है? हाँ बिल्कुल सर, आजकल के जो और इसीलिए ये परिवार टूट रहे हैं। हाँ बिल्कुल सर, आजकल देखा जा रहा है कि बेटी जो है अपने मायके वाले को ज्यादा सपोर्ट करती है, कहती है जैसे आपके मम्मी पापा है वैसे ही मेरे मम्मी पापा है, अगर मैं आपके परिवार को देख रही हूँ तो आप भी मेरे परिवार को देखिए। तो कहीं ना कहीं ये चीज भी जो है ना, हमारे ये मैरिज लाइफ में बैरियर साबित हो रहा है सर। और आज भी हमारा जो सिस्टम है सर, एक चीज बता देना चाह रहे हैं कि अभी केसेस आप देखिए है ना, बहुत सारे केसेस जो है महिलाएं ऐसे ही जाती है और 498 एक मिसयूज करके चली आती है। तो इस कानून को हटाने की भी बात कही गई है, हर जगह आप तो देख ही रहे हैं। तो सही है सर, क्योंकि देखिए हर जगह लड़का ही गलत नहीं होता है, लड़की भी गलत होती है। और हम लोग का जो ये मेंटेलिटी बन गया है कि हाँ लड़का अलग है लड़की अलग है, नहीं सर, आजकल जो है एजुकेशन जो है काफी आगे निकल चुका है। हर क्षेत्र में देखिए, महिला जितना वर्कर है उससे जेंट्स भी उतना ही वर्कर है, देख ही रहे, हर जगह है। तो जो हमारा पुराना कानून है उसमें चेंजिंग लाने की जरूरत है सर। आज भी हम सोच रहे हैं कि जो बीते वर्ष जो प्राचीन एरा में होता था कि हाँ लोग जो थे कभी गए, सही में लड़कियां प्रताड़ित होती थी और उन पर कोई कार्रवाई नहीं होता था, मार पीट कर फेंक दिया जाता था, लेकिन आज ऐसा नहीं है सर। इसलिए 498 ए जो है इसमें जो है चेंजिंग लाना चाहिए। बात और भी है,
ये जो कानून अगर जो लोग बोल रहे हैं हटाने के लिए, तो आप ये भी सोचिए कि इसका भी दुरुपयोग हो सकता है। नहीं, हटाने के लिए हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट इसमें अमेंडमेंट करने की बात कर रहा है कि नहीं। अगर थोड़ा सा भी ढील दिया गया तो आप ये जान लीजिए कि जो महिलाएं 4 थप्पड़ खाती थी घर में, वो 8 थप्पड़ खाएंगी। नहीं, इसमें मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं इस बात को। सुप्रीम कोर्ट ने एक सुझाव दिया है कि इस कानून का दुरुपयोग ज्यादा हो रहा है, क्योंकि महिला थाने पहुंच रही है और तुरंत जो है घर वालों उसके हस्बैंड के घर वालों को अरेस्ट कर लिया जाता है। कोई ये गलत इसलिए क्योंकि निष्पक्ष जांच होना चाहिए। उसमें सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि भाई 1 हफ्ते के अंदर जांच करके, दूध का दूध, पानी का पानी करके, और डीएसपी लेवल के अधिकारी ही इसकी रिपोर्ट सौंपेंगे, कोई थाना इंचार्ज या कोई दरोगा लेवल। न्याय सच को ही मिलना चाहिए, ये होना चाहिए। और एक मैं निकालूंगी, अलग से एक विषय आया है मेरे दिमाग में और बहुत दिनों से है, और ये चीज मैं आज आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूंगी और सवाल करना चाहूंगी उन लोगों से जो पुरुष शादी करते हैं या महिला शादी करते हैं। जो ये विवाह को जो एक हम लोगों का संस्कार है, उसके साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, मैं खिलवाड़ ही बोलूंगी इसको, इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं अपने सोच को बदलना है, अपने मानसिक स्तर जो हमारा है, जो सोच का, उसको थोड़ा सा ऊंचा करना है। उसकी बात हम जरा सा अलग कर दे तो तब तो उसमें मुद्दा एक और आ जाएगा कि आज तक लड़के लड़कियां लिविंग रिलेशन में रहते हैं, जितना दिन है भैया रहो साथ में, खाओ पियो मस्ती करो, फिर अलग हो जाओ, तुम अलग तो, मैं अलग। ये भी तो गलत है समाज के लिए। नहीं, वो गलत, लेकिन कोर्ट ने इसको भी अप्रूवल दे दिया। कोर्ट अगर दे दी है, लोग स्वेच्छा से रहना चाहते हैं, आप रहिए। मेरा सवाल दूसरा था। मेरा सवाल ये था, अगर लड़की से शादी कर रही है, ठीक है, तो उसमें एक लड़का क्यों बनता है? इसका मतलब कि आप कहीं ना कहीं इस सच को आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि एक लड़का और लड़की की ही शादी होती है। अगर लड़का भी अगर शादी कर रहा है तो एक लड़की क्यों बन जाता है? फिर जो लोग भी आज तक विवाह किए हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये जानना चाहूंगी कि ये जो दिमाग में घुसा हुआ है कि एक लड़का लड़की का ही शादी होता है, तो फिर ये खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं लोग? इसके लिए लोग इन बातों को समाज पे छोड़ दिया जाए कि समाज इस पे, क्योंकि हमसे भी ज्यादा आगे के लोग हैं, अभी बुजुर्ग लोग हैं, इस पे क्या निर्णय लेंगे। अंतिम कमेंट एक आपसे ले लेते हैं। आप समझ पाती हैं कि कहीं ना कहीं ये अत्याधुनिक जो हमारे पास सब गैजेट आ गए हैं, मोबाइल से लेके सब कुछ, पहले बेटियों की शादियां होती थी, मान लीजिए कंकड़बाग में शादी हुई और कंकड़बाग का लड़का है और कृष्णापुरी की लड़की है, शादी हुई, फोन नहीं थे, मध्यम वर्गीय परिवार में फोन नहीं होते थे, कोई आया कुछ हुआ, तो वो आज का जो सिस्टम है कि लड़की अभी अपने ससुराल पहले दिन पहुंची नहीं कि माँ का फोन पहुंच जाता है, बेटा सब ठीक है ना, कहाँ है, कैसी है, सास कैसी है। मानती हैं कि आज के डेट में लड़कियों की माँ सबसे बड़ी मंथरा है? ऐसा नहीं कहा जा सकता है सर, कुछ क्षेत्रों में है कि नहीं? हाँ, हल्का तो इस चीज को मान ही सकते हैं, वही 25% मान सकते हैं सर, लेकिन वो भी जरूरी है सर, क्योंकि आजकल जो आधुनिक युग जो है इतना मॉडर्नाइज हो गया है कि इस जगह पर माँ बाप को भी अवेयर रहना पड़ता है अपनी बेटियों को लेकर सर। इसलिए वो लोग जो है, अगर गेजेट है, जो अगर हमारे पास मोबाइल है या कोई भी लैपटॉप या कोई भी चीज है, तो इसका जो है प्रयोग कर रहे हैं, तो ये कोई गलत बात नहीं है सर। अगर माँ जो है अप टू डेट रह रही है अपने बच्चों के साथ तो सही है, लेकिन यही है कि उनका विचारधारा क्या कर रहा है, वो निगेटिव वे में बात कर रही है या पॉजिटिव वे में बात कर रही है, ये बहुत बड़ा फैक्टर है सर। बहुत बार हम महिलाओं को सुनना पड़ता है कि माँ क्या सिखा के भेजी है। सबसे पहले माँ को ही बदनाम किया जाता है। बात वो बिल्कुल सही बोल रही है, विचारधारा की, हमारी सोच क्या है, समझ क्या है। बात गैजेट की नहीं है, पहले चिट्ठी भी लड़कियां लिखती थी, अपना दुख तकलीफ चिट्ठी के द्वारा भी बताती थी, और वो बताएंगी भी। एक परिवार में, अनजान परिवार में अगर हम अपनी बेटी को भेज रहे हैं तो चिंता तो होगी ही। भाई साथ में जाते थे, अगल बगल के लोग 2-4 दिन रहते थे, बहनें छोटी छोटी साथ में जाती थी, बहुत अच्छा क्या कैसा बिहेवियर है वहाँ का, तो इसलिए ये चीज भी जरूरी था। और आज भी माताएं, अगर बेटी की माँ अगर घर बर्बाद कर रही है फोन पे, तो लड़का की माँ तो 24 घंटा उसके साथ रहती है, तो उस पे उंगली क्यों नहीं उठता है कि वो अपने बेटा को घर में सिखाती है, 24 घंटा ट्रेनिंग देती है। लड़के तो घर में रहते हैं, वो तो बाहर से आने के बाद ही सुनते हैं कि एकदम माँ जो है, लड़के की माँ जो है, तुम्हारी बहू ऐसी दोनों बात से होता है ये सर। नहीं, वही बात है ना, विचारधारा की बात है। तो अगर मान लीजिए कि सासू माँ है, दिन भर बहू खट रही है, काम कर रही है, सारा करिए, अगर 2 मिनट आराम करिए, दिन भर का वो रिपोर्टिंग
बेटा तो अपनी माँ का ही सुनेगा। जैसे इल्जाम लड़कियों नहीं, पे बेटा लगता अपनी है माँ का सुनेगा, कि नहीं बेटा- कि बेटा मायके अपनी बेटा अपनी माँ का चलिए, सुने, हाँ। क्या कुछ कर रहा है। ऐसा नहीं है। देखिए, किसी की बेटी अगर मेरे घर आ रही है तो उसका पूरा ख्याल रखना चाहिए, ना कि बेटा का। अगर कोई भी सासू माँ जो है अपनी बहू को बेटी के जैसा देख रही हैं तो वो तो बहुत अच्छा है सर, वो घर बस जाता है। तो हर सासू माँ को सोचना चाहिए कि अगर किसी की बेटी को ला रहे हैं तो बहू बना कर नहीं रखे, उसे बेटी ही नहीं, बना मैं कर यहाँ रखे सर। सहमत इसलिए नहीं हूँ कि बेटी, हर रिश्ते की एक अलग मर्यादा है, एक अलग सम्मान है। बहू बहू होती है, बेटी बेटी होती है। अगर किसी दिन सासू माँ को अगर माँ समझ के बहू अगर कुछ बोल दी तो उस समय गड़बड़ हो जाएगा। नहीं, बहू जो होती है, बहू का लिबास अलग होता है, काम अलग होता है, पहचान अलग होता है, तो इसलिए हर रिश्ते का एक अलग मर्यादा होता है। ऐसा नहीं है घूंघट में बहू रहती है और बेटी घूंघट में नहीं रहती है, तो ये इस अंतर को हमको समझना पड़ेगा। देखिए, ऐसा नहीं है मैम, इसीलिए तो इतना क्राइम बढ़ रहा है कि हम बहू को जो है बहू समझ लेते हैं और बेटी को बेटी समझ लेते हैं। नहीं, क्योंकि वो भी बेटी जो है कहीं ना कहीं जाकर बहू बनती है मैम। इसलिए हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि जो भी हम दूसरे की बहू को ला रहे हैं, बेटी को ला रहे हैं, अगर हम बहू का मर्यादा अगर हम बहू को बता मुद्दे से देंगे, जरा सा हम बस अंत, हाँ, हाँ। अगर हम बहू को उसकी मर्यादा बताएं, बेटी को अगर उसकी बताएं, तो वो अपनी भाभी का भी ख्याल रखेगी। बात ये नहीं है बहू के, वो जहाँ बहू जो उनके जाएगी वहां जाए, अपना कर्तव्य निभाए, वहां उसको कोई मनाही नहीं है। लेकिन हाँ, नहीं आया है मैम, ये मर्यादाएं जो है ऊपर से नहीं बनकर आया, हमारे समाज ने ही इस मर्यादा को बनाकर रखा है मैम। तो ये था अतुल सुभाष जो सुसाइड कर चुके हैं और ट्रेंडिंग ये मामला चल रहा है सुप्रीम कोर्ट से सर्वोच्च न्यायालय से लेके और उच्च न्यायालय तक में आज सुनवाई हो रही है इस मामले की। और इलाहाबाद कोर्ट का फैसला अभी तक हमारे पास नहीं आया। जब हम इसको खोज के निकालेंगे तो क्या स्पेशल अतुल के मामले में क्या इलाहाबाद हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया है, क्योंकि 1.5 साल में फैमिली कोर्ट की जज ने 44 बार अतुल को बैंगलोर से जौनपुर बुलाया था। हर महीने 2-2 तारीखें, 3-3 तारीखें दी जाती थी। फैमिली कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट ने भी ये टिप्पणी की कि ऐसा मामला हमने कभी नहीं देखा। सबसे बड़ी बात है कि अतुल के कमरे में जहां उन्होंने सुसाइड किया वहां उन्होंने एक तख्ती टांग के रखी है कि न्याय अधूरा है। और सुसाइड नोट में जैसा लिखा है कि यदि न्याय नहीं मिला तो मेरी अस्थियों को सुप्रीम कोर्ट के सामने बह रहे गटर में बहा देना, ताकि भारत के लोग ये समझ सकें कि भारत में न्याय बिकता है। अब देखना यह है कि न्यायालय जो है अपने इज्जत को बचाने के लिए कौन सा फैसला लेकर आता है, इस पर भी नजर रहेगी। आप बने रहिए।